पी पाई डी पाई नहीं पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया? ठीक है, पढ़ो। हेडिंग डाल दो बैक बॉन्डिंग। सुनो, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, टफ नहीं है लेकिन यदि ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आओ अच्छे से समझना है। पैर जमीन पे रख लो भाई। आइए अपन सीखेंगे अब बैक बॉन्डिंग। पहले एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेके समझा देते फिर इसकी थ्योरी लिखवा देंगे। तो बैक बॉन्डिंग में अपन इसका यदि फिनोमिना देखें तो सबसे पहले देखो क्या होगा। अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया, ऑर्गेनिक से अपन स्टार्ट करते हैं। CH2 CH3OH ले लो एग्जाम्पल, सॉरी ऐसे ले लो, चलो एग्जाम्पल CH2OH ले लेते हैं और कार्बोकेटायन ले लेते हैं। ये हमने ले लिया CH2। अभी अपने को ना सिर्फ बैक बॉन्डिंग समझना है। इसका आगे आएगा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, हम वो भी समझ लेंगे। पहले अपने को सिर्फ क्या समझना है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है। तो बैक बॉन्डिंग मतलब समझिएगा, हमको ये बताइए ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है स्टेबल है कि अनस्टेबल है? क्या है ये, क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये किसी और से जुड़ना चाहेगा ना। आओ अपन ले रहे हैं यहाँ पे कार्बन 1s2 2s2 2p2, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी को एक प्लस है, मतलब किसी को एक को दे चुका है। और ये कुछ ऐसा हो चुका है 2s2 2p1 और प्लस। इतना समझ में आ गया, ये कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, अपन अब बात कर रहे हैं। अच्छा ये वाला सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 4 2 6, मतलब कि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमने इसको लिख दिया, ये इसका यही है, इसमें 2s2 और 2p4 ही है। ठीक है, इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स के बीच एक सिंगल बॉन्डिंग है, मतलब कि पाई बॉन्ड है। क्या है, कौन के नीचे दूंगा, क्या है ये? क्योंकि पहला बॉन्ड क्या होता है हमेशा, सिग्मा। ठीक है, मैं समझ रहा था तुम। आओ अब आ जाओ इधर। हमारा ये वाला भी अनस्टेबल है, ये वाला भी अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल। लेकिन यदि हम बात करें, एक सिग्मा बॉन्ड है, यदि ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लें, मतलब देखो इसके पास एक प्लस है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसने क्या किया, अपने लोन पेयर उठा के इसको दे दिया। तो ये कुछ ऐसा हुआ, ये CH2 प्लस साइन हट गया इसका, यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड और OH, यहाँ एक प्लस एक लोन पेयर। मतलब कि यदि हम इसका कंपेयर इस वाले से करें तो हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला बॉन्ड एक तो पहले से था, एक इसने क्या किया, इसके जो लोन पेयर थे एक्स्ट्रा, जो इसके बाहर के जो 2 लोन पेयर थे और इसका प्लस इसका लोन पेयर, यहाँ पे आके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा एक के बाद वो हमेशा क्या होगा, पाई। क्या होगा, तो इधर से इसका पाई पी वाले का, इधर से इसका पाई पी वाले का, दोनों के बीच में एक क्या बन गया,
बॉन्ड, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये कार्बन ऐसे है तो ऐसे, उधर ऑक्सीजन है तो ऐसे, और दोनों मिल गए, समझ गए। तो बैक बॉन्डिंग जब भी किसी कंपाउंड में होगा तो वो वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू विदाउट बैक बॉन्डिंग वाले से, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगा तो एक कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, और जैसे कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि मान लो इस पे एक हाइड्रोजन नहीं था, एक और प्लस चार्ज था, तो ये वाला भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करके एक बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड OH प्लस प्लस, तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा 2p पाई बैक बॉन्डिंग। अभी मैं पूरा लिखवा दूंगा, सिर्फ मैं बैक बॉन्डिंग का मतलब बताना चाहता था तो समझ में आ गया। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों p के यदि इलेक्ट्रॉन जाके एक बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, क्योंकि एक बार सिग्मा था, एक बार p का रोल आया तो ये वाला बना, फिर एक बार और p का रोल आया तो ये वाला बना, तो 2 बार p आ गया, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? अभी बैक एक बार और क्लियर हो गया ना? हाँ बोलो, मेरा तो हो गया। मैं जो समझाना ये जो फर्स्ट वाला है इसमें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ, उसको नहीं देना चाहिए फिर तो वो दिया है, लेकिन गड़बड़ थोड़ी हुआ, यहाँ भी 2 था, देने के बाद जो बॉन्ड बनाया वहाँ भी 2 है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ा। अब वो पता है, आप ये मत बोलो ऑक्सीजन का कंप्लीट था, वो अब ऑक्सीजन नहीं है, अब वो दारू हो चुका है ना। वो ऑक्सीजन थोड़ी बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन का कंप्लीट है, क्योंकि अब ऑक्सीजन एल्कोहल हो गया ना। जैसे मान लो कहीं CN लिखा है तो हम बोलेंगे क्या, कार्बन और नाइट्रोजन, क्या बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे ना, साइनाइड, ऐसा। जब नोट करो इसको एग्जाम्पल डाल के, मेरे को एक और एग्जाम्पल बताने का मन कर रहा है। लो इधर थोड़ा ऑर्गेनिक वाला आ गया तो अपन बात ही कर लेते हैं ऑर्गेनिक का। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे NH ले लिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये वाला कार्बन यहाँ पे है, ये यहाँ कार्बन है। कार्बन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट है क्या? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? कहाँ कंप्लीट? नहीं है ना? ठीक है, मानेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ H लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ देखो इधर ऐसे, यदि अपन ऐसे बात करें तो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का इधर 2 हाइड्रोजन है, मान लो इधर 2 हाइड्रोजन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन वाले, 7 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, समझना। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे क्या था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट से हमको बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल कर रहे थे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप बताना ज़्यादा स्टेबल कौन है, अभी देखना नहीं। ज़्यादा स्टेबल ये कि ये, ज़्यादा स्टेबल कौन, पहला कि दूसरा? पहला किसने बोला, क्यों? रुक जाओ, क्यों? तो क्या उसका नहीं है? कंप्लीट है, एक जगह सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, ज़्यादा स्टेबल कौन? जाहिर सी बात है ना। तो यदि आप इस अनस्टेबल से बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल बना सकते हो, तो बैक बॉन्डिंग करके इसको और ज़्यादा भी तो स्टेबल बनाए। यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट था, फिर भी तो स्टेबल बनाए ना।
तो यदि अपन कंपेयर करें तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल ना। आपके एग्जाम में 3-4 एग्जाम्पल नहीं आते कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। तो यदि मान लो 2 हैं, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो हम देखेंगे किसमें ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है, वो ज़्यादा स्टेबल। इसमें 2 बार बैक बॉन्डिंग हो, इस वजह से स्टेबल हो गया ना। आप देखो यदि आप इसको और इसको कंपेयर करो तो ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। अब यदि मान लो आपको 3 मिल गए, 1 2 3, अब आपको तीनों में बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा है। तो फिर आप क्या देखोगे किसमें ज़्यादा बैक बॉन्डिंग है। इसमें 1 बार बैक बॉन्डिंग हुई तो सिंगल बना, इसमें नहीं हुई तो मतलब 2 बार हुई तो डबल बना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे देखिए ये इसके लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर हैं। अब यदि इसके ये लॉन पेयर हैं, ये बताइए हम इनको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये पी पाई वाले लॉन पेयर हैं? पूछो क्यों बोल सकते हैं पी पाई वाले लॉन पेयर हैं? इसलिए बोल सकते हैं कि यदि ये यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड वाले रहे होंगे तो इधर से पी एक्स वाला सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इधर से एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो जो 2 बचे तो कौन से बचे? पाई वाले। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? पी पाई। ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, कार्बन को कोई भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन यदि कार्बन को ज़बरदस्ती देगा तो कार्बन को मजबूरी में इन हाइड्रोजन को बाहर छोड़ना पड़ेगा और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा पावरफुल है। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, अपने ये दोनों लॉन पेयर इस पी पाई को देगा। कार्बन याद रखो 2p2 ले सकता है ना, तो ये दोनों लेके और ये वाला लॉन पेयर यहाँ जाएगा, इस तरह का डबल बॉन्ड बनेगा और ये पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। तो यदि हम ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि ज़्यादा स्टेबल कौन है तो वहाँ भी बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। तो ये वाला मतलब किसी कंपाउंड में जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होने लगेगा कभी। और मान लो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक है, एक और एग्जांपल ले ही लो चलो, BF3 और BF4 माइनस, दोनों में BF बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है? अच्छा, बॉन्ड जब बैक बॉन्डिंग होगी, ऐसे ऐसे हाथ करना, ऐसे करो हाथ, नहीं ऐसे नहीं, बस ऐसे कर दो, ऐसे मेरे साइड। ये मान लो जैसे इसका एक बॉन्ड था, एक इधर बॉन्ड है, जब भी इन दोनों में जैसे अपना डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अब इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में यदि बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा तो डिस्टेंस कम होगी कि ज़्यादा? कम होगी। मतलब इन दोनों में जिसमें बैक बॉन्डिंग हो रही होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कैसे बैक बॉन्डिंग इनमें होगी अभी मैं समझूंगा, पहले ये एग्जांपल नोट कर दो। पूरा केमिकल बॉन्डिंग है। लिखो जल्दी लिखो, हेडिंग डाल दो GKP। बातें नहीं, लिखो GKP में, बैक बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग कंसीडर अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी क्या हो रहा था, किस किस का ट्रांसफर हो रहा था? लॉन पेयर का, नेगेटिव का, सिग्मा बॉन्ड का। यहाँ भी लॉन पेयर का ट्रांसफर होता है बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है? रेजोनेंस। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ लॉन पेयर, इट इन्वॉल्व
ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम फील्ड सेल of an atom to empty मतलब खाली, empty shell है ना, empty shell of empty हाँ ठीक है ना, shell of an adjacent, अब ये ख़त्म ही कर दो, पहले लिख दो, टाइम बचेगा तो पढ़ाऊँगा। सुनो ये पॉइंट समझो, बातें नहीं करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम कंप्लीट लोन पेयर ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ गया, जब अपन कंप्लीट लोन पेयर ट्रांसफ़र करोगे, मतलब कोई ऐसा सेल होगा जो फील होगा कंप्लीट, क्योंकि एक दो लोन पेयर, मतलब कि यदि आप पी भी ले रहे हो तो यहाँ पे दो रहेंगे, है ना, तो आप इन दोनों को ट्रांसफ़र करोगे और कहाँ पे भेजोगे, जो दोनों खाली हो, तो ये भी पी पाई और ये भी पी पाई, मतलब समझो ये वाला पॉइंट। अगर डी में भेजे तो पी पाई डी पाई होगा, अभी आएगा ना, डी भी आएगा ना, पी पाई। देखो इधर, इट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ लोन पेयर का ट्रांसफ़र होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, फ्रॉम फील्ड सेल, मतलब दोनों भरे हुए हैं, ऑफ एन एटम, मतलब कि जिसका भी एटम होगा, टू वैकेंट लिख दो यार, वैकेंट सेल, मतलब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, खाली वाले में। मतलब कि बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, किसी भी एटम के जो लोन पेयर हैं पूरे फील्ड लोन पेयर जाते हैं पूरे खाली में, पूरे फुल रहते हैं पूरे, और कहाँ जाएंगे, पूरे खाली में, मतलब यहाँ शेयरिंग वाला लोचा नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। ये हो गया, समझ में आया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिख दीजिए, बैक बॉन्डिंग इज अ बेसिकली 2 टाइप। बैक बॉन्डिंग कंसीडर टाइप ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर का जंप कर रहा है ना, इसलिए रेजोनेंस में भी तो यही होता है। 2 टाइप्स, बैक बॉन्डिंग 2 टाइप्स की रहेगी। क्या क्या हो सकता है, पहला हो जाएगा, देखो, सेंटर एटम टू साइड एटम, दूसरा हो जाएगा साइड एटम टू सेंटर एटम। बैक बॉन्डिंग 2 टाइप को होगी, सेंटर एटम टू साइड एटम टू सेंटर एटम। या तो सेंटर एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साइड वाले को दे देगा, या साइड वाले से ले लेगा। लिख दीजिए, लिख लिया। आ जाओ एक एग्जाम्पल समझते हैं। अभी जो वहाँ लिखा था भाई, हाँ वही वाला एग्जाम्पल लेंगे, BF3 वाला ही लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। आओ अपन एक एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा, कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझ लेना, 2 बार 3 बार 4 बार समझा दूंगा, लेकिन समझ के अच्छे से चलना है, ठीक है। BX3 मतलब कि हैलोजन, है ना, मतलब कि हम बोरोन के साथ F3 ले लिए BF3। आओ अब यदि हम बोरोन की बात करें तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए बैक बॉन्डिंग होगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे
sp2 है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके पास अभी यहाँ पे कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। अब आइए, यदि हम बात करें बोरोन का तो कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p, मज़ा आ गया। समझना है, खाली है मतलब बैक बॉन्डिंग होगा। आओ, ये p है ना, छोड़ो इसको, p है ना, p कुछ ऐसा। ठीक है, आ जाओ फ्लोरीन भी ले लेते हैं। 9 1s2 2s2 2p 5। ठीक है, चलो फ्लोरीन में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। कोई सा भी, मैं एक फ्लोरीन कोई सा भी ले सकता हूँ, अभी हम इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में किस किस को नहीं आया? अंजलि आ गया इतना, है ना। चलो अब ये 1 2 3, ठीक है। आओ P1 ये वाला P है, चलो मतलब अब अपन क्या करेंगे, मतलब कोई 2 S वाले होंगे, 3 है ना डाउटर सेल में, कोई 2 S वाले होंगे, एक P वाला है। अब P वाला यदि एक है लेकिन 2 P वाले खाली भी तो हैं, 2 P वाले खाली है, खाली है। अब ये वाला जो डंबल है, ये डंबल हमारा P का पाई होगा क्योंकि सिग्मा पहले से बना है, ये भी P का पाई होगा क्योंकि सिग्मा पहले से बना है, ये भी P का पाई होगा क्योंकि सिग्मा पहले से बना है। सेम टू यू, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, ये अपने दोनों ये अनस्टेबल है क्योंकि मेनली अपन जो स्टेबिलिटी देखते हैं तो फ्लोरीन को देखेंगे, किसको देखेंगे, सेंटर एटम को देखते हैं। तो ये क्या करेगा अपने, अब इसके फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे गुच्छे हैं, हेलो, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे गुच्छे हैं, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा दोनों। तो इसके पास पहले 6 थे, अब 2 आ गए तो कितने हो जाएंगे, 8, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये खाली हो जाएगा मतलब प्लस आ जाएगा, है ना, ये यहाँ वहाँ पे लिखते हैं, ये खाली हो जाएगा मतलब प्लस आ जाएगा, इसने यहाँ पे लिया ये माइनस आ जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। समझ गए। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट किस वजह से हुआ, बैक बॉन्डिंग की वजह से। अब इन दोनों में बताइए, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास दिया, इसके पास प्लस आ गया, इसके पास आ गया माइनस। अलीना देखो यहाँ तक दिख रहा है क्या उसमें बोर्ड में, यहाँ, ठीक है। अब आ जाओ, ये समझ गए मेरी बात, मतलब कि हमारे BF3 में क्या हुआ, BB, ठीक है। आ जाओ, अब अपन ले रहे हैं क्या, BF4 माइनस, BF4 माइनस। हमने बोला था दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, बोला था ना। आ जाइए, अपन ने यहाँ पे ले लिया BF4 माइनस का स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, मतलब कि यहाँ B, एक यहाँ F, एक यहाँ F, एक यहाँ F, एक यहाँ F। इसके पास बैक बॉन्डिंग होगी क्या, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अच्छा स्टेटमेंट में कि BF बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। ऑप्शन रहता है अपना
BF3 और BF4 माइनस। तो जहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई कम हो जाएगा, जहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हुई मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। BF4 माइनस की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बैक बॉन्डिंग हो नहीं रही। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर कंफ्यूज मत होना, यहाँ 2 भर जाएंगे, ये खाली हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा बैक एंड एम्प्टी, ये हो जाएगा फिल। यही था ना डेफिनेशन हमारा। क्या था डेफिनेशन? ये था कि कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो एक पूरा फुल है, एक पूरा खाली है, पूरे फुल से पूरे खाली में आएगा, और जो पूरा फुल था वो अब पूरा खाली हो गया, ये पूरा फिल हो गया। तो ऐसे एक सेकंड और रुक जाओ ना बेटा। यदि मैंने बोला कि जो बैक बॉन्डिंग होगी तो इनमें BF3, BCl3, BBr3, BI3 किस में ज़्यादा होगा बैक बॉन्डिंग? जल्दी बोलो। वेरी गुड। यदि हम एक्सपेक्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेड ये होगा। अब सुनो, बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है? एक सेल कंप्लीट फिल हो और एक सेल कंप्लीट वैकेंट हो, मतलब सब में B के वैकेंट है, लेकिन सब में जो मतलब हैलोजन है सब में एक्स्ट्रा है, सब में सेम है। अब ये बताइए इन तीनों में ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किसकी होगी? जो जल्दी दे देगा, और जल्दी जो देगा जिसके पास कमज़ोर है, और कमज़ोर। तो जो इसका एक्चुअल आंसर है वो जाएगा BF3, BBr3। समझ गए? अरे Cl कहाँ गया? मतलब समझ गए ना तुम लोग? मतलब एक्चुअल में कुछ ऐसा। लो खुश, नोट हो गया? लो ठीक है, हो गया। तो मैं तो ऐसे कर रहा था। एक पेज, हाँ अच्छे से बनाना भाई, समझ के सारी चीज़ें। ओए इधर आओ, क्या बोलते हैं? P1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 10। 3s2 3p 3d 0। ठीक है, अपन फ्लोरीन को ले लेंगे तो 1s2 2s2 2p5। क्लियर? मतलब कि इसके पास जो अपना ये है फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास हमारा क्या है यहाँ पे? 3p3। समझना, 1 1 1। फ्लोरीन के पास हमारा क्या है? 2p 1 2 3 4 5। अब समझना बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से जो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा 1 2 3 ये सारे खाली हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा p पाई, ये हो जाएगा d पाई। p पाई के सारे फुल हैं। मैंने बोला था बैक बॉन्डिंग के लिए पूरा खाली हो या पूरा भरा हो, मतलब कि बैक बॉन्डिंग में इनका रोल नहीं होगा और बैक बॉन्डिंग में इसका भी रोल नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग में इन दोनों का रोल हो सकता है, मतलब कि बैक बॉन्डिंग में क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। किसको? इसको। फिर हुआ वो क्या हुआ? d पाई। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा? p पाई d पाई
बैक बॉन्डिंग। यदि आप बात करें कि पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में कौन सा ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्टेबल बैक बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, पी पाई ज़्यादा होगा पी पाई डी पाई के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि पी पाई डी पाई के लिए हमको सेल चेंज करना पड़ रहा है, सॉरी सब सेल। ये पी पाई का पी सब सेल में दोनों काम हो जा रहा है, लेकिन इसके लिए हमको दूसरी सब सेल में जाना पड़ रहा है। इस वजह से ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेप, मतलब पी क्लोरीन है, क्लोरीन भी मतलब अपने इलेक्ट्रॉन में उसका एक तो ये ज़्यादा, ऊपर से आउटर सेल कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ, तो मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन यदि हमको बैक बॉन्डिंग कराना होता है ना, जैसे अपन ये, इसीलिए मैंने बोला ये अनस्टेबल बैक बॉन्डिंग है। वैसे होता नहीं है, क्योंकि दोनों कंप्लीट है, अपना बैक बॉन्डिंग होगा नहीं। लेकिन यदि अपना